नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की है वीडियो सी टेट मैथमेटिक्स का सॉल्व कराएंगे एक पेपर, एक मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें पेडागोजी प्लस कॉन्सेप्ट, गणितीय कॉन्सेप्ट को देखेंगे बेहतरीन तरीके से। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहे हैं और हमेशा आते रहेंगे। एक पेन एक कॉपी ले लीजिएगा, क्योंकि यह अन्य सब्जेक्ट नहीं है, मैथमेटिक्स पोर्शन है। अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस का अभ्यास करिएगा। हम सबसे पहले पेडागोजी से स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बताना चाहेंगे दोस्तों कि मैथमेटिक्स जब पेपर खोलेंगे आप सी टेट का एग्जाम हॉल में, तो 31 नंबर से मिलेंगे क्वेश्चन और 31 से आपको चलना होगा। लगभग 60 क्वेश्चन इस तरीके से आपको देखना होगा। फिलहाल हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, जितने क्वेश्चन हम करेंगे उतने सटीक करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। अब देखिए, बच्चे किस स्तर की बात कर रहे हैं, हमें स्तर नहीं पता है, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि बच्चे की समस्या है ये कि वो बच्चा दृष्टिबाधित है, या दृष्टिबाधित एक बच्चा या पूरी कक्षा है। अब समझिएगा, दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को पूरा करना है। किसको पूरा करना है? शिक्षक को पूरा करना है, यानी आपको पूरा करना है। विद्यालय कैसा है? समावेशित विद्यालय है। समावेशी का अर्थ होता है एक ही छत के नीचे सभी सामान्य बच्चों के साथ सभी को, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो जाति धर्म का कोई भी बच्चा हो, भेदभाव ना हो, एक साथ में सब बैठकर शिक्षा प्राप्त करें। अब देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों का साधन का उपयोग करेंगे क्या हम। अब देखो, यहां पर लिखा है विशेष शिक्षक। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जो सामान्य बच्चों से अलग करे। उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देना नहीं, उन्हें साथ ही में समस्या का सॉल्व कराना है। जो सामान्य बच्चे हैं वही दोस्तों दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, हाँ, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए थोड़ा सा सीडी, कैसेट, इन तरीके से वीडियो और ऑडिबल, इस तरीके से हम चीजों को प्रोवाइड कर सकते हैं। उन्हें उच्च उपलब्धि वाले बिल्कुल नहीं करना है। तो आंसर क्या जाएगा? ए के साथ चला जाएगा। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। समावेशी विद्यालय वे विद्यालय होते हैं जहां दिव्यांग तथा सामान्य छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। पहली बात ये समझ लीजिए आप, ऐसे विद्यालयों में दृष्टिबाधित छात्रों की शिक्षण आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अध्यापकों को शिक्षण की वैकल्पिक प्रणालियों एवं साधन का उपयोग करना चाहिए। इसलिए याद रखिएगा, ए ऑप्शन हमारा सटीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, बहुत सिंपल है। आप बिल्कुल एकदम से दिमाग खोल कर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डिजिट ही चेंज होंगे एग्जाम में। ये सी टेट लेवल का पूरी तरीके से एक मॉक टेस्ट है, जिसमें मैथमेटिक्स का मैंने यहां पर सॉल्व कराने की कोशिश करी है। अभी देखिए, कक्षा इतने इतने का बच्चा, यानी कक्षा 3 का बच्चा 16 गुणे 25, यानी हम कह सकते हैं 16 इंटू 25 गुणन करता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? मुझे प्राप्त है कि भाई 400 प्राप्त होगा। लेकिन वो करता कैसे है? ये 16 और 25 का अगर गुणा करेंगे तो मुझे पता है कि ये 400 प्राप्त होगा, ठीक है ना। अगर हम देखें 400 प्राप्त होता है, लेकिन बच्चा जो है गुणन इस प्रकार से करता है कि इस 16 को वो 8 दूनी 16 लिखता है और इस 25 को वो 55 25 लिखता है। तो मेरी बात समझ रहे ना? मतलब इस 16 को वो 8 गुणे 2 लिखता है और इस 25 को 5 गुणे 5 लिखता है। फिर अगर ये करता है गुणा, तो वो देखते हैं कि 40 गुणे 10, फिर तोड़ तोड़ कर ये कहीं ना कहीं ऐसा एक बच्चा कर रहा है। कक्षा 3 का बच्चा है, इस तरीके से निकाल रहा है। डायरेक्ट वो जो है 25 गुणे 16 करके नहीं निकाल रहा है। हम कह सकते हैं कि ये कौन सी विधि है? सिद्धांत है, सहचर्य सिद्धांत कहलाएगा। आंसर जाएगा ए के साथ। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, सहचर्य सिद्धांत वो होता है, जैसे अगर 24 है, 24 को कुछ बच्चे लिखेंगे 12 दूनी 24, कुछ बच्चे 24 को क्या लिखेंगे? कुछ बच्चे 24 को लिखेंगे भैया, हम कह सकते हैं 6 चौक 24 लिखेंगे, है ना। सिंपल सी बात है ना। कुछ बच्चे कहो कहो ये लिख दें कि भाई 8 तियां 24 लिख दें। तो मेरी बात समझ रहे ना? कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है कि 24 को आप कैसे भी तोड़ो, फर्क नहीं पड़ता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। ऐसे ही 16 को हमने 8 दूनी लिख दिया, कोई फर्क पड़ा। 25 को 5 गुणे 5 लिख दिया, कोई फर्क पड़ा। तो सहचर्य सिद्धांत यही है जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है। छात्र ने 16 को 8 गुणे 2 लिख लिया है, 25 को 5 गुणे 5 में विभाजित किया है। इस गुणन को हम सहचर्य सिद्धांत कहते हैं। इसलिए आंसर किसके साथ जाएगा? ए के साथ लॉक हो जाएगा। आगे है, क्लियर है? बहुत सटीक आंसर है, कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है?
ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? वर्ग, समावेश, संरक्षण, मापन या वर्गीकरण। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में कि प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है, हमें ऑप्शन देख लेना है कि किस कैटेगरी के हैं। एक वर्ग समावेश है, एक संरक्षण है, एक वर्गीकरण है, एक मापन है। देखो अगर हम किसी भी चीज को हम देखें तो हम किसी भी चीज का वर्गीकरण कर सकते हैं, किसी भी चीज का संरक्षण कर सकते हैं, किसी भी चीज या संख्या का हम वर्ग समावेश कर सकते हैं, लेकिन मापन तो बिल्कुल अलग है ना। मापन को यहां पर संबंधित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह तीनों कैटेगरी में एक ही कैटेगरी में शामिल है और यह एक अलग कैटेगरी में शामिल है क्योंकि यह मापित कर रहा है चीजों को। क्लियर है? आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 34। बड़ा मजा आ जाएगा दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है। बड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बड़ा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि संख्यांक एक होता है। आज ये आपको पता चल जाएगा कि संख्यांक क्या होता है और संख्या क्या होती है। संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखो पहली तो बात ये कंफर्म करना है कि संख्यांक होता क्या है। अब हम पहले आपको बताते हैं कि संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है? और दूसरा कह रहा है एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखो संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? ये एक प्रतीक है जो हम कहते हैं कि हाँ ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये तो विकल्प सही है। अब मेरी बात समझना। अब दूसरा कह रहा है एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब हम आपसे अगर ये कहें कि 1 को हम क्या लिख दें, 1 को हम 1 लिख दें, हम 4 को 4 लिख दें, हम 100 को सेंचुरी लिख दें, 100 को 100 लिख दें, 100 को 100 लिख दें, कुछ भी लिख दें, मतलब मेरे कहने का है कि ऑप्शन नंबर जो बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। अब सुन लो, संख्या वे चिन्ह होते हैं जिन्हें संख्या को प्रदर्शित करना चाहिए। संख्यांक क्या होते हैं? जैसे मैंने कहा अभी 1 2 3 4 5, लेकिन किसी भी संख्या को विभिन्न संख्यांकों जैसे जैसे यहां पर लिखा है यल, 1, यूनिट, हमने 1 को 1 कर दिया, रोमन भाषा में यल कर दिया, यूनिट कर दिया, इस तरीके को हम क्या कहते हैं? इस तरीके को हम कहते हैं कि संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। मेरी बात समझ गए ना? संख्या एक न्यूमेरिक सिस्टम है और संख्यांक क्या है? इनको 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? जरा जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? तो अगर हम देखें 35 नंबर का, सिंपल सी बात है कि नेगेटिव आंसर लेना है, कंठस्थ करना। बच्चे को कभी भी एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 भी ये नहीं कहता है कि भाई यहां पर बच्चे को रटाना है, बच्चे को कंठस्थ करना है। गणितीय प्रक्रम में कंठस्थ करना शामिल नहीं है। याद रखिएगा, गणित एक ऐसा विषय है जिसे समझने के लिए उसके सूत्र एवं प्रमेयों को सिद्ध करना तथा तर्क करने की बात करता है, क्योंकि गणित कैसा विषय है? एक तर्कपूर्ण विषय है। इसमें हम समझते हैं ना कि हम कंठस्थ करते हैं। यह बात आपको याद रख लेनी है। कंठस्थ करना, रटना तो आपके आंसर हमेशा हो ही नहीं सकते, निगेटिव में आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 37, पियाजे से भी क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स में। अब कैसे आता है यह बात आपको ध्यान देनी है। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप क्या है? माप है किसी चीज की माप करना। भाई सिंपल सी बात है, जैसे हमारी लंबाई, आपकी लंबाई हो सकता है आपका जो शरीर है वो हमसे लंबा है या आपका कद हमसे छोटा है। तो मतलब क्या है कि हमारी जो लेंथ है, आपकी लेंथ है, इसको हम सेंटीमीटर मीटर कैसे नापते हैं, है ना? हम कमरे की लंबाई को कैसे मापते हैं ना। तो अब इसके विषय में पियाजे ने कुछ कहा है कि माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन पहचानिएगा। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। पहली बात तो आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है, क्या यह बताया है? भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, या फिर डी हो जाएगा, भार के संरक्षण की समझ
आयतन के संरक्षण से पहले आती है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक क्वेश्चन आपको हमेशा, एक दो क्वेश्चन हमेशा कॉन्सेप्ट में नए मिलते हैं। आंसर जाएगा डी के साथ, भार के संरक्षण की समझ। अब देखो, कोई भी भार है उसकी वो जो मुझे पता है कि ये 10 केजी का है ना, 10 केजी का है। अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि यह कितने बड़े बर्तन में आ सकता है। तो हमें सबसे पहले आयतन की संरक्षण की समझ होनी चाहिए। तो याद रखना है कि जीन पियाजे, जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, उनके प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में कथन डी सही है, जो मैंने भी आपको बताया है, जिसके अनुसार बच्चे में भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण की समझ से पहले आती है। क्लियर है? यह बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। 38 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैंने पहले इस क्वेश्चन को चर्चा भी किया था अपने स्टार्टिंग सेशन में, जब आपके फॉर्म पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था। ये सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए, अपने दिमाग से लगाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रटा हुआ क्वेश्चन नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बदल गया तो फिर आप क्या करोगे। एक अध्यापिका कक्षा इतने इतने छात्रों को निम्नलिखित कार्य देती है। अब कार्य क्या देती है, कार्य यहां से स्टार्ट है। 25 टाइल है, 30 टाइल है, 45 टाइल है, 50 टाइल है या 100 टाइल है, कोई मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। इस कार्य को निम्नलिखित में कौन सी गणितीय अवधारणाओं से संबोधित किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो बच्चे 38 का आंसर क्या मार रहे हैं, ए बी सी डी में कंफ्यूज हैं, तो मारने से पहले आप सभी याद रख लें कि पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, 25 टाइलों को सभी संभव आयताकार आव्यूह जो हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए हमें पहले क्या है, हमें जगह चाहिए। तो हमें क्षेत्रफल तो चाहिए ही होगा भाई। क्षेत्रफल अगर नहीं होगा तो हम फर्श पर टाइल कैसे बिछाएंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार हम सारी चीजें हम देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल है तो ये किनारों का परिमाप क्या होगा। तो मेरे हिसाब से कि क्षेत्रफल अगर होगा उस बॉडी का तो परिमाप भी मुझे पता होना चाहिए, परिमाप भी होगा। क्लियर है? यानी क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा, और उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन ढूंढेंगे। क्षेत्रफल परिमाप इसमें है, मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हमारे पास ऑप्शन नंबर और ए है और ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिए, आयतन इसमें है, आयतन इसमें है, और ये हो नहीं सकता, आयतन इसमें है। हमें टाइल लगाने के लिए आयतन की कहां से जरूरत पड़ गई, हमें टाइल लगाने के लिए क्षेत्रफल गुणनफल परिमाप की जरूरत पड़ेगी, या टाइल कोई हमारा लिक्विड फॉर्म में है, कोई बर्तन में टाइल लगाने हैं क्या, नहीं ना। तो आयतन क्या है, नहीं यहां पर जरूरत पड़ेगी। आंसर जाएगा ए के साथ, क्योंकि 25 टाइलों को सभी संभव आयताकार आव्यूहों में व्यवस्थित करने के लिए हमारे पास जगह होनी चाहिए। क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करेंगे हम सबसे पहले, और फिर क्या करेंगे, एक एक खंड में टाइल व्यवस्थित करेंगे और उसके साथ ही साथ गुणनखंड का प्रयोग करेंगे। इसलिए राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ए के साथ चला जाएगा। 39 देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। 39 पढ़िएगा, यहां से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा क्या होगा। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा यार। 39 40 क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित समुच्चयों में गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। गणित में प्रश्न हल करने का कौशल कौन सा है। चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। अब पहले तो मुझे यह देखना है कि क्वेश्चन किस वेस्ट पर पूछा जा रहा है, क्या पॉजिटिव पूछा जा रहा है, क्या है पूछा है, नहीं है। तो है पूछा है मतलब पॉजिटिव आंसर देना है, तो रट लेना एक निगेटिव हो गया, आंसर नहीं हो सकता। कंठस्थ करना एक नेगेटिव आंसर है, नहीं हो सकता। और यहां पर भी देखो ऑप्शन नंबर डी में ये देखो कंठस्थ करना लिखा है, तो मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो जब आंसर हो ही नहीं सकता तो मुझे पढ़ना ही क्यों, क्योंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर बी बचा है। क्योंकि जब हम देखते हैं विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, तो हमारे पास तो ऑप्शन नंबर बी बचा है ना। सिंपल सी बात है कि भाई समुच्चय में गणित का अगर हम कोई प्रश्न हल करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तर्क रूप का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो गणित होता है वो तर्कपूर्ण विषय होता है। और हम चर का प्रयोग करेंगे, प्रतिरूप देखेंगे और हम उस समस्या से के साथ हम विवेचन करेंगे। सिंपल सी बात है, आंसर जाएगा बी के साथ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 40। बहुत बार एग्जाम में वॉन हीले को पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वॉन हीले को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और एक ही आंसर होता है उसका। क्लियर है? चलिए,
वॉन हेले की स्तर की विकास की अवस्थाओं को संकेत कर कहते हैं। अगर हम बात करें, जैसे अगर हम मनोवैज्ञानिक के तौर पर देखा जाए तो पियाजे में संज्ञानात्मक विकास को माना जाता है, वाइगोस्की को सामाजिक विकास के लिए जाना जाता है, संवेगात्मक विकास के लिए विलियम मैकडूगल को जाना जाता है। ऐसे ही मैथमेटिक्स में वॉन हेले के एक विकास की सिद्धांत की बात करें, जो एक गणितीय परिप्रेक्ष्य से किसे जाना जाता है, वह जाना जाता है, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं तो बताना चाहेंगे बिल्कुल सही है। वॉन हेले एक ऐसा मॉडल है जो यह बताता है कि बच्चे को ज्यामिति कैसे सिखाना है, कैसे बच्चे ज्यामिति को सीख सकते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि 1957 में इस सिद्धांत को वॉन हेले ने दिया है और यह सिद्धांत पूरी तरीके से ज्योमेट्री बेस्ड सिद्धांत है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्लियर है? यानी वॉन हेले मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है जो यह बताता है कि बच्चे ज्यामिति कैसे सीख सकते हैं और यह सिद्धांत 1957 में दिया है। 41 देखिएगा। 41 आपसे क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप सभी को बता दें, एनसीएफ से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने बहुत कम बता दिए हैं, क्योंकि यार देखो 5 सब्जेक्ट होते हैं और 5 सब्जेक्ट में अगर आप देखोगे तो पेडागोजी में एक एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही 5 हो गए। और अगर कहीं धोखाधड़ी से अगर आपको एनवायरनमेंट में 2 मिल गए और एनवायरनमेंट साइकोलॉजी सीडीपी में 2 मिल गए और मैथमेटिक्स में 2 मिल गए, तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं ये क्राइटेरिया 7 से 8 हो जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा के अनुसार हमें कहीं ना कहीं कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। कठोरता निगेटिव पॉइंट है। तैयार करने वाला होना चाहिए। प्रगामी गणित के लिए पहले से ही प्रेशर कर रहे हैं बच्चों को। आंसर जाएगा डी के साथ, क्योंकि एनसीएफ चाहे मैथमेटिक्स की पढ़ो आप, चाहे आप सीडीपी की पढ़ो, उसमें यही लिखा होगा कि 2005 की एनसीएफ है जो बच्चे के अनुभव से संबंधित होनी चाहिए और बच्चा स्कूल के वातावरण से बाहरी वातावरण को सीखता हो। क्लियर है? आगे बात करेंगे 42 देखिएगा। 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे 0.3 इंटू 0.2 बराबर 0.006। ठीक है ना? ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन सबसे बेहतर होगा? एक टायलर्स एबेकस है, एक है आपका नंबरिंग चार्ट है, एक है आपका ग्राफ जो है पेपर है, और एक है आपका डाइनिंग ब्लॉक्स है। बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को जब भी हम देखते हैं, याद रखिएगा, जब क्वेश्चन में पूछा जाए दशमलव संख्याओं से संबंधित हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, हमारे पास ऑप्शंस ये रहेंगे। तो याद रखना है, जैसे ही आपको दशमलव संख्याओं को मिले तो तुरंत आप क्या मारेंगे? ग्राफ पेपर मारेंगे। आपको कुछ नहीं लगाना है। मेरी बात समझ लीजिएगा ध्यान से कि आपको अगर यहां पर मिलता है कुछ भी, तो आपको क्या मारना है? हमें दशमलव वाली संख्याओं के आधार पर हम ग्राफ पेपर को ही आंसर मारेंगे। ग्राफ पेपर रिलेटेड टू डेसिमल नंबर। क्लियर है ना? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार बार एग्जाम में ट्रेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, जरा जवाब दीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है, यह आपको बताना होगा। फटाफट आंसर देना होगा। चलो, बहुत अच्छे। तो योजना नहीं है यार, हमें ऐसा देखना है कि बच्चे को कहीं दंड दिया जा रहा है, ऐसा ऑप्शन ले लेना है, क्योंकि नहीं है वाला हमें नेगेटिव के साथ आंसर मारना पड़ रहा है। तो आंसर जाएगा डी के साथ। दंड देना, रटना, कंठस्थ याद कराना, तो कैसे ऑप्शन होंगे भाई? ऐसे ही तो ऑप्शन होंगे डी के साथ। सिंपल सी बात है कि भाई नेगेटिव के लिए नेगेटिव आंसर रटवाना नहीं है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 44। अब यहां पर भी हमें नहीं नेगेटिव वाला पूछा है, ध्यान दीजिएगा। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? अब गणितीय अध्यापन को कैसे हम प्रभावी बनाएंगे भाई? एक शिक्षक ही तो प्रभावी बनाएगा। अगर आप एक शिक्षक बनके कल को जाते हैं किसी स्कूल में, तो आप कौन सी विशेषता को नहीं अपनाएंगे, ये पूछ रहा है आपसे। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए हम नियम का कठोरता से पालन करें, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूप का केंद्रित समस्याओं की बात करें,
प्रतिदिन के अनुभव के साथ, ये तो सही है। एक ही संकल्पना की बात करें तो अधिगम का प्रयोग, तो मैं कह सकता हूं जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे न तो याद करवाना है, न कंठस्थ कराना है, न बच्चे के साथ कठोरता के साथ हमें पालन करना है, कोई नियम रूल्स करना है जिससे बच्चा प्रेशराइज्ड हो जाएगा। तो यहां पर निगेटिव के लिए निगेटिव आंसर ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। क्लियर है? चलिए, तो कौन सा क्वेश्चन ये हमने किया है? 44वां नंबर। अभी आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 45, जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया गणितीय क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इतना सिंपल है, क्वेश्चन ही इतना सिंपल है। ऐसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा कोशिश करिएगा, जवाब दीजिएगा कि आंसर क्या होंगे, आंसर क्या होंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस क्वेश्चन को करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आंसर होंगे तो होंगे क्या। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, देखिए आपने लगा लिया होगा, कुछ कोशिश करी होगी। तो हम कह सकते हैं कि देखो, हमसे कह रहा एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/8 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र जो है क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, और बाकी तैराकी के लिए जाने जाते हैं। और मैं कह सकता हूँ यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। पहली बात तो हमें ये याद रखना है कि मुझसे पूछा क्या गया है, ठीक है ना। और याद रखना है हमारे पास वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या, बस यहीं से आंसर निकल जाएगा, 160 है। तो ये बताओ, यहाँ पर वॉलीबॉल खेलने की संख्या जो है, छात्रों की संख्या 160 है, और यहाँ पर कितने वॉलीबॉल के छात्र हैं? 1/4। तो यहीं से निकाल लेना है। कुल छात्रों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो हमें पता है कि 1/4 छात्र अगर वॉलीबॉल खेलते हैं, तो ये बताओ 1/4 इंटू एक्स बराबर कितने वॉलीबॉल खेलते हैं? यहाँ पर खेलने वाले उसके बराबर कितने हैं? 160 हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकलेगी तो 160 इंटू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 0, 4 छंग 24 और 4 एकन 4, तो मैं कह सकता हूँ 5 6, 640 निकल आएगी। बताओ 640 निकल आएगी, कोई समस्या है? 640 क्या हो गई? हमारे पास वॉलीबॉल से ना लेकर हमारे पास टोटल छात्रों की संख्या आ गई। अब यार मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना कि हमारे 640 अगर टोटल छात्र हैं और हमसे पूछा है छात्र कितने शतरंज खेलते हैं, तो शतरंज तो पहले ही से क्वेश्चन में बोला है कि 1/16 खेलते हैं, और 1/16 चकू 64 यानी 40 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो डी आंसर नहीं हो जाएगा क्या? डी आंसर नहीं हो जाएगा क्या? सिंपल सी बात है। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, हमारे पास 1/4 छात्र वॉलीबॉल के थे, लेकिन क्वेश्चन में आगे भी दिया है कि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है। तो मैंने क्या कह दिया? मैंने कहा टोटल छात्र निकालने के लिए 1/4 के बराबर मैंने कर दिया 160 कर दिया, और x बराबर 4 इधर चला जाएगा। तो हमने कह दिया कि भाई इन संख्याओं को अगर देखा जाए 160 इंटू 4 बराबर 640 हो जाएगा। और हमें पूछा था क्या? शतरंज खेलने वाले संख्या, और शतरंज खेलने वाले संख्याओं की बात करें, छात्रों की संख्या की बात करें, 1/16 था, कुल छात्र से डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा डी के साथ, 40 के साथ। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब दीजिएगा आंसर क्या होगा। 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4, ठीक है ना, 1/4 होता है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 18 सही 3/4 को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, तो 18 चौक 72 हो गया, और 72 को हम 3 जोड़ देंगे, क्योंकि ये ऊपर वाली संख्या होती है वो जोड़ी जाती है, ठीक है ना। तो 18 की बात करें, 3 यहाँ पर 3/4 है, 72 और 73 74 75, ठीक है ना, यानी 72 + 3/4। तो मैं कह सकता हूँ 75/4 हो जाएगा कि नहीं। जब 75/4 हमारे को यहाँ से मिल जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 75 इंटू 1/4। कोई दिक्कत है? हमसे पूछा कितने चतुर्थांश हैं, तो चतुर्थांश कितने हैं? 75 ही तो चतुर्थांश हैं। तो इसलिए याद रखिएगा 1/4 को हम चतुर्थांश कहते हैं। तो हमारे पास 75/4, तो हम कह सकते हैं भाई कितने चतुर्थांश हैं? 75। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 47 देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन आया था पिछली बार। आपसे कह रहा है कि 47 में कहा है कि अंकों,
2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित कैसे करेंगे, यानी इनको 1 2 3 4 5 6 छः संख्याओं को आपको भरना है और आपको जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 छः संख्याएं हैं। पहले वाले में 3 संख्याएं, ऐसे 3 3 संख्याएं रखनी है इनमें से चुन के कि भैया उनको योग करने पर अधिकतम संख्या प्राप्त हो। अब लॉजिक लगाओ कि अधिकतम संख्या इनमें से कैसे प्राप्त होगी। अगर मैं 15 को 14 से जोड़ता हूं तो आप देख रहे होंगे 5 4 9 हो जाएंगे और 1 1 2 हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। अगर मैं इस संख्या को उल्टा कर देता हूं, 15 को 51 और 14 को 41 कर देता हूं तो 1 1 2 हो जाता है और 5 4 9। तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात क्या है। 29 को यहां पर देखा 92 हो गया। फर्क कितना है, जमीन आसमान का अंतर है। मतलब अगर इधर इधर साइड संख्याएं, राइट साइड संख्याएं अगर लिखी हैं बड़ी वाली तो संख्या छोटी प्राप्त होगी, और अगर लेफ्ट साइड बड़ी संख्या लिखी है तो संख्या बड़ी प्राप्त होगी। तो मतलब क्या है कि हमें इधर क्या संख्या रखनी है, इधर संख्या रखनी है छोटी और इधर संख्या क्या रखनी है, बड़ी से बड़ी। बोले सर कैसे? मैंने कहा यहां रख लो आप 7, यहां रख लो आप 7 और यहां पर क्या रख लो, यहां पर इससे बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी 7 रख लो, और नीचे भी बड़ी संख्या एक रखनी है तो 8 रख लो, ठीक है ना। इधर आप 6 रख लो, इधर 6 रख लो और इधर आप 4 रख लो, है ना। और इधर आप 2 रख लो और इधर आप 3 रख लो, क्या दिक्कत है। 3 2 5 हो जाएगी, 6 4 10 हो जाएगी, 7 7 14 और 1 15 और 1 16 हो जाएगी। 1605 तो ऐसे ही आ गया, तो आंसर किसके साथ जाएगा, ए के साथ। बोलेगा सर क्या ऐसे ही रख सकते हैं? मैंने कहा नहीं, ऐसे भी नहीं रख सकते। हमने ऊपर 7 रखा था, आप ऊपर 8 रख सकते हो, यहाँ 8 रख सकते हो, यहाँ 6 रख सकते हो, यहाँ 3 रख सकते हो, यहाँ 7 रख सकते हो, यहाँ 4 रख सकते हो। मतलब कुल मिलाकर ये वाला पोर्शन बड़ा होना चाहिए। 3 2 5 6 4 10 7 7 14 और 15 16 1605। फिर भी कैसे भी जोड़ोगे आप 1605 आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपको इधर छोटी संख्या रखोगे, इधर बड़ी रखोगे, तभी आपको सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। क्लियर है? चलिए अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 घटा दी जाती है। वही संख्या 50 में 50 नहीं घटाई जाती, ध्यान दीजिएगा, 50 में से घटाई जाती है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। और बोले सर सीटेट में मैथमेटिक्स बड़ी कठिन आती है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मैं संख्या को भी x में मान लेता हूं, ठीक है ना, और मुझसे पहले ही क्वेश्चन में कह रहा 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ दो। मैंने कहा 50 में x को मैंने जोड़ दिया, क्या फर्क पड़ा। और कहा कि फिर वही संख्या 50 में से, फिर वही संख्या, फिर मैंने कहा 50 में से घटा दी जाती है। 50 में से यही संख्या जो जोड़ी थी यही मैंने घटा दी। बोले सर कितना बचा? प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है। अब देखो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, 50 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ दी, 50 प्लस x हो गया। एक तरफ मैंने डंडा खींचा और बोला कि वही संख्या फिर 50 में से घटा दी, यानी 50 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। कोई समस्या? आगे कह रहा है प्राप्त हुई दोनों संख्याएं, मतलब एक संख्या ये वाली, दूसरी संख्या ये, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो मैंने कहा 50 हो गया प्लस x हो गया, इनको कह रहा है जोड़ने के लिए, तो मैंने जोड़ लगा दिया। फिर कह रहा है दूसरी संख्या क्या है, 50 और ये माइनस x। ये x प्लस का है, ये माइनस का है, ये 50 प्लस का है, ये 50 प्लस का है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आंसर किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। कितना सिंपल था भाई, 50 में एक संख्या जोड़ दी, 50 में एक संख्या क्या कर दी, घटा दी, x से x खत्म, आंसर 100 हो गया। क्योंकि 50 50 100 होते हैं, 200 नहीं होते हैं। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस, कठिन कहाँ आते हैं यार। 2-4 क्वेश्चन कठिन तो मिलते ही हैं, वो भी रिवीजन करा देंगे। जो रेलगाड़ी से संबंधित बहुत सारे ऐसे डिजिट आ जाते हैं कि भाई ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, वो भी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में सुधार आएगा जब क्वेश्चंस आप लगाओगे। तो फिलहाल ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मैंने पूरे वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं कहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा और शेयर करना है जमकर, क्योंकि यहाँ पर हम शिक्षक और शिक्षिका बनाते हैं। वंदे मातरम।